हाँ जी, नमस्कार। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पिछले वाले चैप्टर का कुछ याद है तो पिछले वाले चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ा था और उसमें हम पावर को कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं 4 तरीके जाने थे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग थी उसके बारे में ये चैप्टर है। सेकंड जो था, एक सेकंड, हमने पिछले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी थी, ठीक है। अब ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को ही हम जो है वो फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसी का जो दूसरा नाम है वो है फेडरलिज्म। तो पूरे चैप्टर में हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब फेडरलिज्म के बारे में क्या पढ़ेंगे? फेडरलिज्म के फीचर्स, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फिर हम देखेंगे कि जो है इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है। जब हम फीचर्स देखेंगे फेडरलिज्म के तो उन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं। और लास्ट में हम जो है वो लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक कदम आगे जाके फेडरलिज्म में एक और लेवल जोड़ दिया है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में भी हम जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। आज का जो गोल है, ये पूरे चैप्टर का गोल है कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म किसको कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। फिर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, किसी एक कंट्री को अगर आपको फेडरल बोलना है तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। एक कंट्री फेडरल कंट्री कैसे बन सकती है, उसके 2 तरीके हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो आज की क्लास में हम 4 टॉपिक्स के बारे में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप सबको यहाँ तक जो है वो क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा पिछले वाले चैप्टर पे ले जाता हूँ। पिछले वाला चैप्टर देखो, पिछले वाले चैप्टर बेल्जियम और श्रीलंका की बात चल रही है यहाँ पर। बिफोर 1993 बेल्जियम, 1993 बेल्जियम से पहले की कहानी को हम पढ़ रहे हैं। सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम। 1993 से पहले बेल्जियम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी और रीजनल गवर्नमेंट भी थी। ईच हैड देयर ओन रोल्स एंड पावर, दोनों सरकार के अपने अपने रोल्स और खुद की अलग अलग पावर थी। बट ऑल द पावर गिवन टू रीजनल गवर्नमेंट कुड बी विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे रीजनल गवर्नमेंट से उसकी पावर ले सकती है। इसका मतलब बेल्जियम में 1993 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, रीजनल गवर्नमेंट भी है, दोनों के पास में अलग अलग पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी रीजनल गवर्नमेंट से अपनी पावर ले सकती है। इसका मतलब रीजनल गवर्नमेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, रियल पावर नहीं है, ठीक है। आफ्टर 1993 बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम के अंदर क्या होता है 1993 के बाद, रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। 1993 के बाद बेल्जियम में क्या हुआ, रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दे दी। इसका मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट से कभी भी पावर नहीं ले सकती। तो दोनों की पावर अब फिक्स हो गई है, इसकी ये पावर और इसकी ये पावर। 1993 के पहले बेल्जियम जो है एक फेडरल कंट्री नहीं होती है, लेकिन 1993 के बाद वो एक फेडरल कंट्री हो जाती है। फेडरल कंट्री किसको बोलते हैं, जहां पर 2 लेवल ऑफ सरकार होती है। तो बेल्जियम में 1993 से भी पहले 2 लेवल ऑफ सरकार थी, लेकिन उस सरकार के पास में एक्चुअल पावर नहीं थी। 1993 के बाद उस रीजनल गवर्नमेंट के पास में एक्चुअली में पावर आती है। तो 1993 के बाद बेल्जियम जो है वो एक्चुअली में एक फेडरल कंट्री बन जाता है। श्रीलंका की अगर अपन कहानी देखें
तो श्रीलंका जो है वो अपने जो छोटी उससे जो रीजनल गवर्नमेंट होती है उसको कभी पावर देती ही नहीं। तो श्रीलंका जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट प्रेफर करती है। श्रीलंका फॉलोड यूनिटरी सिस्टम वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैड ऑल द पावर, तमिल लीडर डिमांडेड फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। तो अभी हमने दो कंट्री का एग्जांपल से पढ़ा। एक कंट्री है आपकी बेल्जियम, बेल्जियम जो है वो फेडरल कंट्री बन जाती है और श्रीलंका यूनिटरी कंट्री बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, श्रीलंका के अंदर जो सरकार है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और बेल्जियम की जो सरकार है वहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस लिखो। अच्छा, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां से जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं घबराना है कि सर दिख नहीं रहा पीछे क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म की अगर अपन डेफिनेशन देखें, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखना है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब फेडरलिज्म क्या होती है? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर पावर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्री के अंदर डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के अंदर पावर क्या है? डिवाइडेड है। पूरी पावर एक गवर्नमेंट के पास में नहीं है। जहां पर भी सारी पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास में नहीं है, वो सारी सरकारें क्या है? फेडरल गवर्नमेंट। अब सवाल ये आता है सर वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री है जो फेडरल कंट्री है? तो मोटा मोटा वर्ल्ड में 25 कंट्री ऐसी है जो फेडरल कंट्री है, बाकी सारी यूनिटरी जो है वो गवर्नमेंट फॉलो करती है। अच्छा, ये अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं जहां पर डेमोक्रेसी फॉलो होती है, उसी कंट्री की बात कर रहे हैं जहां पर डेमोक्रेसी है। तो फेडरल कंट्री कौन कौन सी है? अगर आप एशिया की बात करो तो एशिया में रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, मलेशिया है और यूएई है। ठीक है। अफ्रीका की बात करें तो नाइजीरिया है, इथोपिया है, कैमरूस है और साउथ अफ्रीका है। यूरोप की अगर आप बात करो तो जर्मनी है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है। नॉर्थ अमेरिका की अगर अपन बात करें तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। साउथ अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वेनेजुएला, सेंट किट्स एंड निवीज। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोनेशिया भी फेडरल कंट्रीज हैं। तो आपसे एक सवाल ये पूछ सकता है एशिया की कौन सी कंट्री फेडरल कंट्री है? तो आपके सामने ये लिस्ट है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, यूएई है। नॉर्थ अमेरिका की कौन सी कंट्रीज फेडरल कंट्री है? तो यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है। तो आपका एक नंबर का ये एमसीक्यू बन सकता है। इस स्लाइड से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन सी कंट्री फेडरल कंट्री है। कॉन्टिनेंट के हिसाब से आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आई गेस क्लियर है। फेडरलिज्म क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर पावर एक गवर्नमेंट के पास में नहीं है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वहां पर है। ये तो आसान भाषा में फेडरलिज्म का मतलब है, लेकिन अगर किताबी भाषा अगर देखें तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज फेडरल कंट्री है? अब मैंने बोला वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसी है वहां पर दो तरह की सरकार है, या तो वो फेडरल गवर्नमेंट है या वो यूनिटरी गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का एग्जांपल अपन ने देखा जैसे बेल्जियम है, और यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जांपल है जैसे श्रीलंका। फेडरल कंट्रीज मैंने और भी बताई है, एशिया की कौन सी है, साउथ अफ्रीका की कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, ये सब है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बेसिस पे 3 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। यूनिटरी गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और इंडिया में तो एक कदम आगे है, हम लोकल गवर्नमेंट भी है हमारे पास। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब एक लेवल ऑफ सरकार, फेडरल गवर्नमेंट मतलब एक से ज्यादा लेवल ऑफ सरकार। मान लो किसी यूनिटरी गवर्नमेंट में 2 लेवल ऑफ सरकार है, वैसे तो एक ही होती है लेकिन किसी किसी में 2 लेवल भी है। जैसे बेल्जियम के अंदर 2 लेवल ऑफ सरकार थी, लेकिन दूसरी सरकार के पास में रियल पावर नहीं थी। ठीक है, तो जब तक 2 से ज्यादा लेवल भी है उसको भी आप फेडरल नहीं बोलोगे, जब तक नहीं बोलोगे जब तक उसके पास में रियल पावर नहीं है।
इफ स्टेट गवर्नमेंट इज प्रेजेंट, इसका मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर यूनिटरी गवर्नमेंट में दूसरी लेवल ऑफ सरकार है भी तो उसके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल है। फेडरलिज्म में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास में खुद की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर देती है और वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज कर सकती है और उसका जवाब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिटरी गवर्नमेंट में देने की बात होगी। स्टेट गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। यूनिटरी में डिपेंडेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू स्टेट और प्रोविजनल और लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑर्डर टू स्टेट, प्रोविजनल और लोकल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास नहीं कर सकती। और लास्ट में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो है वो आपका बेल्जियम हो गया और यहाँ पर आपका श्रीलंका हो गया। तो आपसे अगर पूछे यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंसेस क्या है तो ये आप एज इट इज लिख सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है ये आप एज इट इज लिख सकते हैं। कौन कौन से कंट्रीज फेडरल कंट्री है आपके सामने लिस्ट है विद कॉन्टिनेंट वाइज, इसके अलावा वर्ल्ड में कोई भी कंट्री फेडरल कंट्री नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक कंट्री फेडरल कंट्री कब कहलाएगी। तो डेफिनेशन तो हमने देख ली, डेफिनेशन तो क्या कह रही है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन हम देखते हैं कभी कभार यूनिटरी गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो उनको हम फेडरल नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो फीचर के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है। डेफिनेशन में वो फेडरल अकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन फीचर्स भी मैच करने चाहिए। तो किसी कंट्री को फेडरल कंट्री कब बोलोगे, जहां पर एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और उसके साथ साथ अभी हम जो फीचर्स पढ़ेंगे ये भी सारे वहां पर लागू होने चाहिए, नहीं तो वो फेडरल कंट्री नहीं होगी। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो पहला फीचर देखो, पहला फीचर तो यही है, देयर आर मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब एक ऐसी सरकार जहां पे एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन हम भी देखते हैं किसी किसी यूनिटरी कंट्री में भी एक से ज्यादा लेवल ऑफ सरकार है, तो उसको भी फेडरल बोल दोगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बाकी फीचर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स बट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन jurisdiction इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कह रहा है कि मान लो कि मैं जैसे इस देश का नागरिक हूं, मेरे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है। जो अब मेरे ऊपर दोनों ही सरकारें रूल कर रही है। तो पहला क्या रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन, मतलब अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक ही सिटीजन को रूल कर रही है। ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे बैंकिंग का मुद्दा है, तो बैंकिंग के मुद्दे पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे गवर्न करेगी, स्टेट गवर्नमेंट गवर्न नहीं करेगी। पुलिस का मुद्दा है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न नहीं करेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दोनों सरकारें एक ही आदमी पर रूल कर रही है, लेकिन रूल करने का जो पावर है वो दोनों के पास में अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से रूल नहीं कर सकती और स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से रूल नहीं कर सकता। बट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। अब ये एक वर्ड आया ज्यूरिसडिक्शन, इस ज्यूरिसडिक्शन के वर्ड पे भी क्वेश्चन बन सकता है। बट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक सरकार का एक ज्यूरिसडिक्शन है, उसके दायरे में रहकर ही वो सिटीजन पे गवर्न कर सकता है, उसके बाहर जाकर गवर्न नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये आता है कि ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर आप लॉज बना सकते हो, एक ऐसा
सब्जेक्ट, ऐसा एरिया जहाँ पे लॉ बना सकते हो, इसके बाहर जाके आप जो है लॉ नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे कोई इशू जिसपे वो लॉज बना सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शन आपको पता होना चाहिए। जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा एरिया या एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप लीगली कानून बना सकते हो, और हर एक सरकार का एक अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, उसके अंदर ही वो लॉज बना सकते हैं। उसके बाहर के अगर कोई मुद्दे हैं तो उस पर वो लॉ नहीं बना सकते। तीसरा फीचर देखो, जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक सरकार का क्या जुरिस्डिक्शन है, मतलब वो किन मुद्दों पे लॉ बना सकती है, ये ऑलरेडी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाहर जाकर आप कोई भी लॉ नहीं बना सकते। अब देखो यहां पर ये आता है, हर एक सरकार के पास में अपनी अपनी पावर है, वो अलग अलग मुद्दों पे लॉ बना सकते हैं, और ये कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। सारी पावर, सारा जुरिस्डिक्शन ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। समझ आ रहा है? Jurisdiction of respective level of government are specified in constitution, so the existence and authority of each government is constitutionally guaranteed। मतलब कौन सी सरकार की क्या पावर होगी, इसको कौन गारंटी कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है। तीन फीचर पढ़ लिए। पहला फीचर क्या है? एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फीचर क्या है? हर एक सरकार का अपना एक जुरिस्डिक्शन है। तीसरा फीचर क्या है? जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। चौथा फीचर देखो, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, एक बेसिक ढांचा है, एक फाउंडेशन है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकती। उसको अगर चेंज करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करनी पड़ेगी। सब चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक ढांचे में चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कल सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो ये पावर है या ये जो जुरिस्डिक्शन है इससे मैं ले रहा हूं, तो अगर ये चेंज करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती है, दोनों सरकारें मिलकर चेंज करेगी। ये चौथा फीचर है। पांचवा फीचर क्या है? कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या पावर है? मान लो कभी लड़ाई हो जाए, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है ये लॉ तो मेरे अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है ये लॉ मेरे अंडर आता है। अच्छा, इन दोनों की पावर कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करता है? कोर्ट। तो कोर्ट डिसाइड करेगा किसकी क्या पावर है, कौन यहाँ पर सही है, कौन यहाँ पर गलत है। तो जब भी कभी दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है उनको पावर को लेकर, तो उसके बीच में जो है वो कोर्ट एक्ट करता है एज अ एम्पायर। द हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ एम्पायर इफ dispute arises between different level of government on the exercise of respective power। दो लेवल अगर सरकार आपस में लड़ रही है तो उनके बीच में एम्पायर का काम करता है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट को पता है किसकी क्या पावर है, किसकी क्या पावर नहीं है। कोर्ट को कैसे पता चला किसकी क्या पावर है? क्योंकि किसकी क्या पावर है ये कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का और इंटरप्रेट करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास में। आप वहां पर जाकर नहीं बोल सकते कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, कोर्ट को दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, और कोर्ट मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ है वहां पे, जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है, तो आप बोलो सर मैं तो डिक्शनरी पढ़ के आया हूं, जुरिस्डिक्शन का डिक्शनरी में ये मतलब है। लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जुरिस्डिक्शन लिखा है उसका क्या मतलब है। तो वो जो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक वर्ड का क्या मतलब है ये निकालने का सिर्फ कोर्ट का मतलब है। आप उसमें अपनी तरफ से कुछ भी इंपुट नहीं दे सकते। तो पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो डिसाइड भी कौन करेगा किसकी क्या पावर है? कोर्ट। 6 देखो, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब किस सरकार के पास पैसा कहां से आएगा ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी लेते हैं, जीएसटी जो है वो 19% है, तो इसमें से 8% तो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 8% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अगर सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो सरकार चलेगी कैसे? तो पैसा कहां से आएगा ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है। लास्ट फीचर देखो, फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव। ये जो है एक फीचर नहीं है, ये एक फीचर नहीं है,
बस एक ऑब्जेक्टिव है। 7th जो फीचर है ये फीचर नहीं होके ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है फेडरल गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव कि देश की यूनिटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम और श्रीलंका की अगर आपको कहानी याद होगी तो बेल्जियम ने जब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दिए तो देश में यूनिटी बनी रही, लेकिन श्रीलंका ने जब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनाया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो यूनिटी, क्योंकि श्रीलंका के जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगे थे, तो देश की यूनिटी पे खतरा आ गया। पहला क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और सेकंड क्या है, पहला है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, और सेकंड है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एक कंट्री में बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, उन सबको अकोमोडेट करके चलना पड़ेगा। इसका मतलब सबको हम अगर पावर देंगे तो सारे जितने भी सोशल ग्रुप हैं वो खुश हो जाएंगे। अब फेडरल कंट्री के फीचर्स कितने बताए मैंने, 7 फीचर बताए, 6 फीचर बताए, एक ऑब्जेक्टिव बताया। 6 फीचर में पहला क्या है, एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा फीचर क्या बताया, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब ऐसा एरिया जिसपे वो लॉज बना सकते हैं। तीसरा फीचर, ये ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। फोर्थ फीचर क्या बताया मैंने आपको, जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन अगर आपको चेंज करना है तो दोनों सरकारों से पूछ के करना पड़ेगा। फिफ्थ फीचर है कि इन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई हो जाएगी पावर को लेके तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी क्या पावर है। सिक्स्थ है कि दोनों के पास पैसा कहां से आएगा, वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड है। सेवेंथ जो फीचर है वो फीचर नहीं होकर ऑब्जेक्टिव है। तो फेडरल गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव है, देश की यूनिटी बनी रहे और देश में रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके चला जाए। अब किसी कंट्री को फेडरल होने में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बना दिया कि ये फीचर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वो आपने फेडरल कंट्री तो बना दी लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, कभी काम नहीं कर पाएगी। तो एक फेडरल कंट्री को काम करने के लिए क्या चाहिए, एक फेडरल कंट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चाहिए, क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, एक ऐसा एस्पेक्ट जो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में या सक्सेसफुल बनाने में कौन सा मददगार है। तो देखो, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों सरकारों को एग्री करना पड़ेगा कि ये तेरी पावर, ये मेरी पावर। अगर आपस में दोनों लड़ेंगे तो कभी फेडरलिज्म आप कॉन्स्टिट्यूशन में बना दोगे लेकिन एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर एंड अबाइड बाय इट्स पार्ट्स ऑफ एग्रीमेंट। दोनों सरकारों को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा कभी नुकसान नहीं करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट मेरा कुछ नुकसान नहीं करेगी, और दोनों की जो पावर है, जो एग्रीमेंट किया है कि ये तेरी पावर और ये मेरी पावर है, दोनों अपनी अपनी पावर को फॉलो करे, कोई भी किसी के काम में टांग ना डाले। अगर ये करती है तो एक कंट्री फेडरल कंट्री तो होगी लेकिन वो फेडरल स्ट्रक्चर वहां पर सक्सेसफुल भी होगा। ठीक है, एक कंट्री को फेडरल बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो फेडरल स्ट्रक्चर सक्सेसफुल बन जाएगा। अगर दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, हर बात पे लड़के कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो एक सक्सेसफुल फेडरल सिस्टम नहीं होगा। फेडरल सिस्टम है लेकिन सक्सेसफुल फेडरल सिस्टम नहीं होगा। तो मैं आपको बोल दूं कि एक आइडियल फेडरल कंट्री कैसी होगी, एक आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर कैसा होगा। आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर हैज टू थिंग्स, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। दोनों आपस में ट्रस्ट करें और एग्रीमेंट करें कि हम दोनों एक ही साथ में एक कंट्री के अंदर रह सकते हैं। किसकी बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक फेडरल कंट्री को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, तो उसको दो चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए कि दोनों एग्री करें कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं। दूसरी कि इन दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कि ये मेरा नुकसान नहीं करेगा, वो मेरा नुकसान नहीं करेगा। तो इसी से एक सवाल बनता है, तो मैं कौन सी कंट्री को फेडरल कंट्री बोलूं, ऐसी कंट्री जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के आपस के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो एक फेडरल कंट्री बढ़िया आइडियल फेडरल कंट्री है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों साथ में पीसफुली रह सकते हैं, वो एक आइडियल फेडरल कंट्री हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि फेडरल कंट्री क्या होती है, फेडरल और यूनिटी में क्या डिफरेंस है, फेडरल के क्या फीचर्स हैं, क्या चीज फेडरल कंट्री को सक्सेसफुल बनाती है, एक आइडियल फेडरल कंट्री कैसी होती है। अब हम बात करेंगे फेडरलिज्म के टाइप्स। कंट्री जो है वो दो तरीके से फेडरलिज्म बन सकती है। फेडरलिज्म का क्या मतलब है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहां पर है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहां पर है।
तो ये जो है वो दो तरीके से बन सकती है। तो फेडरलिज्म के टाइप्स हैं, तो ये भी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या है देखो, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू अनदर। मतलब एक्चुअली में किसके पास कितनी पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, ये हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग है। हर एक कंट्री में क्या है, अलग अलग है। जरूरी नहीं है इंडिया में जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूएसए में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उतनी पावर हो, या इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास जितनी पावर है, जरूरी नहीं है यूएसए में भी स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी पावर हो। दोनों के अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि यूएसए जो है वो अलग तरह की फेडरेशन कंट्री है, इंडिया एक अलग तरह की फेडरेशन कंट्री है। क्या है वो भी हम देखेंगे। बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड मेनली ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑन विच फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। किसके पास क्या पावर होगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो फेडरेशन बनी कैसे। तो फेडरेशन बनने के दो तरीके हैं, एक तो है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब ये 5 लोग हैं और ये 5 एक साथ आ गए, तो ये तो हो गया कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर क्या है, एक आदमी है, उसने अपनी पावर कुछ इसको दे दी, कुछ इसको दे दी, कुछ इसको दे दी, कुछ इसको दे दी, और ये भी बन गए। तो कमिंग टुगेदर तो ये है, ये यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। और होल्डिंग टुगेदर में पावर एक जगह से दूसरी जगह बाहर जा रही है। ठीक है, तो रूट्स थ्रू विच फेडरेशन आर फॉर्म्ड, कौन से दो तरीके हैं जिससे फेडरेशन बन सकती है, एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। अब बात कर लेते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लो ये 5 छोटे छोटे अलग रीजन है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे हैं तो उन लोगों को खतरा है कि कोई कभी बड़ा आके हम पे अटैक कर देगा। तो इन पांचों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी पावर को क्लब कर दें। 5 दोस्त घूमने गए, सबके पास 100-100 रुपए थे, सबने डिसाइड किया कि हमारे पास 100-100 रुपए है तो कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं खरीद पाएंगे, एक काम करते हैं सारे पैसे मिला देते। तब उनके पास 500 रुपए हो गए, अब वो कोई चीज जो है ज्यादा महंगी खरीद सकते हैं, तो उनका जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर यही हुआ, दो छोटे छोटे देश आपस में आके एक बड़ी यूनिट बन जाती है। तो जब अब इसमें साथ में आए तो मैं बोल दूं कि ये लेस पावरफुल और ये मोर पावरफुल है। क्यों होगा, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी पावर दी है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने पैसे मिलाए वो सब क्या है, इक्वली पावरफुल है। इसमें कोई नहीं होगा कि ये ज्यादा पावरफुल है ये कम पावरफुल है, क्योंकि सभी ने 100-100 रुपए मिलाए हैं। यहाँ पे देखो, इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर अ बिगर यूनिट। छोटे छोटे देश आपस में एक साथ आ जाते हैं ताकि एक बड़ी यूनिट बन सके। ऑल स्टेट रिटेन देयर आइडेंटिटी, सभी स्टेट्स की अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है, वो अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं है। बट ऑल स्टेट पूल देयर सोवरेनिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, लेकिन सारे देश अपने जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसको मिला लेते हैं कि अकेला मिलकर डिसीजन नहीं लेंगे, हम पांचों मिलकर डिसीजन लेंगे। क्यों, ताकि इनकी सिक्योरिटी बढ़ जाए। पहले ये छोटे छोटे थे तो खतरा ज्यादा था, इन लोगों ने अपनी पावर मिला दी, पावर मिलाई मतलब सोवरेनिटी मिला ली। सोवरेनिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, कि बाहर वाला आपको कोई नहीं बताएगा क्या करना है, आपने अपने डिसीजन लेने की पावर को क्या कर दिया, मिला दिया। अब आप अकेले डिसीजन नहीं ले रहे, अब आप 5 जने मिलकर डिसीजन ले रहे हो। क्यों, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इससे बढ़ जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन सेंट्रल गवर्नमेंट, जब ऐसी सरकार बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स हैं जो आके मिले, तो जब आके एक जगह मिलते हैं वो जो मेन सरकार है वो लेस पावरफुल है एज कंपैरेटिव टू अलग स्टेट्स। ऑल स्टेट गवर्नमेंट हैज इक्वल पावर, जितने भी लोग आके मिले उनके पास में इक्वल पावर है। एग्जाम्पल इसके देखो, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब यूएसए जो था ना वो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम क्यों ना सारे मिलके एक कंट्री बना ले। तो इन लोगों ने सारे मिलके एक कंट्री बना ली और वहां पर एक कंट्री बन गई। नाम ही क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका के जो स्टेट्स है वो क्या हो गए, यूनाइट हो गए। तो इसमें सारे स्टेट्स इक्वली पावरफुल है। यूएसए की एक कहानी है कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्योंकि वहां पर हर एक स्टेट का अपना अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब हर एक स्टेट के पास में खुद की एक पावर है और स्टेट गवर्नमेंट वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है। दूसरी जो सरकार है वो है होल्डिंग टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है, एक इतना बड़ा एरिया है और एक आदमी उस पर रूल नहीं कर पा रहा। मान लो एक आदमी यहां बैठा है और इसके पास इतना बड़ा एरिया है, तो इसने क्या किया, कुछ पावर इसने यहां से इस आदमी को दे दी, किसको इधर दे दी, किसी को इधर दे दी, किसी को इधर दे दी। अब ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, पूरे बड़े एरिया को होल्ड कर रहा है। पहले वाले में क्या थे, सब
साथ में आ रहे हैं, तो कमिंग टुगेदर आ रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब जैसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो इंडिया में हमने कुछ पावर नॉर्थ ईस्ट वालों को दे दी, कुछ किधर दे दी, कुछ किधर दे दी। तो अब इसमें क्या है, जो पावर दे रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और जिसको पावर दी स्टेट गवर्नमेंट को वो लेस पावरफुल है। अब इसके अंदर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पास में अलग अलग पावर भी है। जैसे कमिंग टुगेदर में सभी स्टेट के पास में इक्वल पावर थी, यहाँ पर इक्वल पावर नहीं है। लार्ज डाइवर्स कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। मतलब एक बड़ी कंट्री अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिसाइड करती है, उसको अपन बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स, क्योंकि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बांट रही है तो वो ज्यादा पावरफुल है। इंडिया का एग्जांपल है। यूजुअली ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर, लगभग सभी स्टेट्स के पास में इक्वल पावर होती है, बट इन सम स्पेशल कंडीशन सम स्टेट्स आर ग्रांटेड सम स्पेशल पावर। फॉर एग्जांपल आपको जम्मू एंड कश्मीर को याद है, तो जम्मू एंड कश्मीर के पास में हमने स्पेशल पावर दी थी, हालांकि वो भी स्टेट है लेकिन हमने उसको स्पेशल पावर दी। क्यों दी, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर पे है। इसके एग्जाम्पल देख लो, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। उसके एग्जाम्पल क्या थे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इसके एग्जाम्पल कौन है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल। अब एक क्वेश्चन बन सकता है, सेंट्रल इज मोर पावरफुल इन होल्डिंग टुगेदर फॉर फेडरेशन, के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होती है। क्यों होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावर बांट रही है तो वो ज्यादा पावरफुल है। लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ये अभी हम पढ़ेंगे, अलग अलग सरकार की अलग अलग लिस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन रेसिडरी लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग यूनियन टेरिटरीज। कैसे पता चलता है कि होल्डिंग टुगेदर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है? कैसे पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, अभी मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दे पे लॉ बना सकती है, लेकिन इन दोनों के मुद्दे अगर क्लैश करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडरी लिस्ट पे लॉज बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है यूनियन टेरिटरीज पे, तो इसके कारण जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है एज कंपैरेटिव टू स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये लिस्ट क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे, आप घबराना नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसा लिस्ट जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। रेसिडरी लिस्ट मतलब ऐसे मुद्दे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाता तब वो मुद्दे थे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उस समय इंटरनेट था ही नहीं, तो लॉ कैसे बनेगा? इंटरनेट तो अभी आया है, तो जो बाद में मुद्दे आए उस पर लॉस कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी पे भी रूल करती है। अब ये यूनियन टेरिटरी क्या होती है? यूनियन टेरिटरी एक ऐसा एरिया होती है, ना तो ज्यादा छोटा ना ही ज्यादा बड़ा कि उसको हम एज अ स्टेट बना दें, लेकिन उस एरिया की खुद की एक आइडेंटिटी होती है, तो वो किसी दूसरे स्टेट में मिला के उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं करना चाहते, उसको हम अलग रखते हैं। यूनियन टेरिटरी होती है एक ऐसा एरिया जो कि ना तो बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है कि अपन उसको किसी स्टेट में मिला दो, और इस जो एरिया है इसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, तो इसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए हम इसको किसी स्टेट में नहीं मिलाते। फॉर एग्जांपल जैसे आपका हो गया अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, these are area which are too small to become an independent state but also could not be merged with any other existing state। इतने बड़े भी नहीं है कि उनको स्टेट बना दे और उनको किसी के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी खुद की आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। स्पेशल पावर टू स्टेट्स इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अभी देखो मैंने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में मैंने बताया वैसे तो सभी स्टेट्स के पास में इक्वल पावर है, लेकिन किसी किसी स्टेट के पास में हमने स्पेशल पावर दी है क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे स्टेट आपस में मिलकर उन्होंने पावर पूल नहीं किया है, सबके पास बराबर है। हमने पावर बांटी है तो हमने डिसाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट के कि किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी को बराबर पावर दी, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल पावर दी है। वो क्यों दी है? All state in Indian Union do not have identical power. Some state enjoy special status. सारे स्टेट्स के पास में बराबर पावर नहीं है, कुछ स्टेट्स के पास में स्पेशल पावर है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, स्पेशल पावर टू स्टेट्स इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
States like Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram enjoy special power under Article 371 due to their peculiar social and historical circumstances. आर्टिकल 370 तो कश्मीर वाला था जिसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर दी थी, लेकिन आर्टिकल 370 अब हट गया, हट तो गया उसमें हमने अमेंडमेंट कर दिया है। आर्टिकल 370 तो अभी भी है, लेकिन उस आर्टिकल में जो पावर दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को, वो पावर हमने हटा दी है। तो स्पेशल पावर हमने दी हुई है, आसाम को दी हुई है, नागालैंड को दी हुई है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को दी हुई है अंडर आर्टिकल 371। क्यों? क्योंकि इनकी एक सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस है जिसके कारण हमने उनको वो पावर दी है। स्पेशल पावर इज गिवन टू दीज स्टेट्स टू प्रोटेक्ट लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल। क्यों दिए उनको स्पेशल राइट्स? ताकि वहाँ के लोकल लोगों के लैंड राइट्स बचे रहें। देयर कल्चर एंड प्रिफर्ड एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, उनका कल्चर बचा रहे और उनको हमने गवर्नमेंट सर्विसेज में भी रिजर्वेशन दिया है। Indians who are not permanent residents of the state cannot buy land or house there। मतलब जो भारतीय, फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से हूं तो मैं जाके जो है अरुणाचल प्रदेश में लैंड नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि वहां पे वो उनको स्पेशल राइट दिया हुआ है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का आदमी यहाँ पर आके लैंड खरीद सकता है, लेकिन मैं वहां पर जाकर नहीं खरीद सकता, ताकि लोकल लोगों का लैंड राइट बचा रहे, उनका कल्चर बचा रहे। ऐसा नहीं कि बाहर वाले जाके उनको टेक ओवर कर ले। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में भी आप जाके लैंड नहीं खरीद सकते, घर नहीं बना सकते, तो इनको स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं। सम अदर स्टेट्स ऑल्सो एंजॉय स्पेशल पावर। यूनियन टेरिटरी एंजॉय वेरी लिटिल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट रन दीज यूनियन टेरिटरीज। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अभी सबसे पहले हमने पढ़ा बेल्जियम की कहानी पढ़ी, हमने बेल्जियम प्लस श्रीलंका की कहानी पढ़ी। फिर हमने पढ़ा फेडरलिज्म क्या है। फिर हमने पढ़ा कौन से नेशन जो है वो फेडरल नेशन है, कॉन्टिनेंट के एग्जाम्पल से पढ़ा। फिर हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़े, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि जो है एक आइडियल फेडरल गवर्नमेंट, एक आइडियल फेडरल गवर्नमेंट किसको कहोगे? जहां पर दो चीजें हैं, जहां पे दो चीजें हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फेडरेशन, इसमें हमने दो पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक हमने पढ़ा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। फिर इसके हमने फीचर्स जाने और इसके भी हमने फीचर्स जाने। इतना ही अपने आज के चैप्टर में पढ़ा है, बाकी अपन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा अपना, नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को आएगा अपना शाम 4 बजे, और इसमें हम जो है फेडरलिज्म का पार्ट 2 या लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।